नमस्ते सभी को मार्केट आउटलुक सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं काविता अग्रवाल, एक्सपी इन्वेस्ट की संस्थापक। आज महीने और सप्ताह दोनों का अंत हो रहा है, तो चलिए अगस्त महीने का एक संयुक्त विश्लेषण करते हैं और साथ ही देखते हैं कि इस सप्ताह की गतिविधियां कैसी रही हैं। जैसे कि हमेशा हम निफ्टी के 3 मिनट के समय सीमा पर नजर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम क्षेत्रीय चार्ट पर नजर डालेंगे कि गति किस दिशा में बढ़ रही है। निफ्टी के 3 मिनट के समय सीमा से शुरू करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे और सेकेंडाइजर्स पर नजर डालेंगे। मेरा स्क्रीन साझा करते हैं। तो यह निफ्टी का 3 मिनट का समय सीमा है और पिछले सप्ताह जहां हमने अपने बाजार के दृष्टिकोण पर चर्चा की थी, हम यहाँ आए थे डाइसी। हमें नहीं पता था कि बाजार 24,800 से 24,900 के प्रतिरोध को पार कर पाएगा या यह गिरावट शुरू करने वाला है। एक छोटी नकारात्मक विचलन था, लेकिन बाजार ने उस नकारात्मक विचलन को बहुत अच्छी तरह से समाप्त कर दिया और ऊपर की दिशा काफी मजबूत तरीके से जारी रही। और हम देखते हैं कि इस सप्ताह हमने लगभग 400-500 अंक और दर्ज किए हैं। व्यापक बाजार में तेजी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इस व्यापक तेजी के बारे में एक बात जो ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि यहाँ अधिकांश तेजी इन दो मूव्स में हुई है। बाकी समय बाजार काफी साइडवेज रहा है, जिससे मैं बहुत सहज नहीं हूँ। यदि आप 3 मिनट के समय सीमा को देखें, तो मैं आपके लिए इस ड्राइंग को थोड़ा और साफ कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि एक रेंज शिफ्ट के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहले जब तक इंडेक्स प्रतिरोध का सम्मान कर रहा था, तब तक हम देख सकते थे कि 3 मिनट के समय सीमा में इंडेक्स लगभग 80 के स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन तब से एक नकारात्मक डाइवर्जेंस निश्चित रूप से विकसित हुआ है और अब भले ही निफ्टी की कीमत 25,267 के जीवन काल के उच्चतम स्तर पर है, यहाँ आरएसआई फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंचने में संकोच कर रहा है। मेरे लिए यह अंतर्निहित गति में बदलाव का एक संकेत है। आरएसआई के निचले हिस्से पर यदि आप पहले क्या था देखें, तो 40 के स्तर से वापस लौटना अब बहुत अच्छे से 40 के स्तर तक पहुंच रहा है और 3 मिनट के समय सीमा पर 30 के स्तर को परीक्षण करना शुरू कर रहा है। इसका क्या मतलब है? यह मूल रूप से संकेत करता है कि गति में कुछ अंतर्निहित बदलाव हो सकते हैं और यह पहले जितनी मजबूत नहीं हो सकती। चलिए अब 15 मिनट के समय सीमा पर एक नजर डालते हैं। अब इस 15 मिनट के समय सीमा पर आरएसआई पर एक बहुत स्पष्ट नकारात्मक विचलन उभरा है, जो फिर से उस दृष्टिकोण को मजबूत करता है जिसे 3 मिनट के समय सीमा ने हमें विकसित करने में मदद की है। अब मैं जो देख रहा हूँ वह यह है कि दैनिक स्ट्रीम पर यह आयत जो आप देख रहे हैं, यह पीली आयत, यह दर्शाती है कि दैनिक समय सीमा का असली उच्च स्तर टूट गया है। ठीक है, हम इसे दैनिक समय सीमा पर जाने पर आकलन करेंगे। 15 मिनट के समय सीमा में हम यहाँ एक नकारात्मक विचलन देख रहे हैं। पिछली बार जब कीमत ने दैनिक समय सीमा पर एक वास्तविक उच्च स्थापित किया, तो 15 मिनट के समय सीमा पर समान नकारात्मक विचलन दिखाई दिया और कीमत अगले समर्थन स्तर की ओर सुधार हुआ। यह केवल एक बात है जिसे नोट करना है। इस समय कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं और फिर एक सकारात्मक विभाजन उभरा और हमने एक विशाल रैली देखी। अब फिर से चार्ट पर एक बहुत ही समान नकारात्मक विभाजन उभर रहा है। 15 मिनट के समय सीमा का विश्लेषण करने के बाद चलिए 75 मिनट के समय सीमा पर चलते हैं। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इस बूस्टर शॉर्ट मार्किंग को हटा दूंगा क्योंकि यह अब प्रासंगिक नहीं है और 75 मिनट के समय सीमा पर गति अभी भी काफी मजबूत दिख रही है। किसी भी चीज पर नकारात्मक विभाजन का कोई बड़ा संकेत नहीं है, इसलिए 75 मिनट का समय सीमा वास्तव में निफ्टी के लिए बहुत बेहतर दिख रहा है। और यहाँ यह मुझे दिखाता है कि 25,325 सबसे संभावित अगला प्रतिरोध स्तर है। गति यहाँ अभी भी काफी मजबूत है। मैंने इस शिखर को उच्च चिह्नित किया है। मैं कहूंगा कि इसने निश्चित रूप से यहाँ एक और शिखर बनाया है जो पिछले शिखर के साथ मेल खाता है। यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या यह भी एक शिखर का निशान बनाता है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह आर को पार करता है और एक प्रकार का संकेत बनाता है या नहीं। अभी ये ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसे मार्क नहीं करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे असली उच्च मार्किंग के रूप में रखूंगा। इसलिए 25,000 समर्थन बन जाता है। 70 मिनट के समय सीमा से हमें पता चलता है कि अंतर्निहित गति बहुत मजबूत है।
बहुत अच्छा, दैनिक समय सीमा पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पिछला असली उच्च था। चलो इसे थोड़ा बढ़ाते हैं। ये पिछला असली उच्च था। दैनिक समय सीमा भी मजबूत गति का संकेत दे रही है और यह गति ऐसा लगता है कि यह कम से कम 20,500 तक जारी रह सकती है। हम बाजार में एक बहुत मजबूत विकसित होती गति को देख रहे हैं। बिल्कुल, 25,000 स्तर एक मजबूत समर्थन बना हुआ है। मैं यह भी कहूंगा कि 24,800 दैनिक समय सीमा के आधार पर, लेकिन जब तक ये स्तर बरकरार हैं, 24,800 से 900 तक, हम एक बहुत मजबूत बुल रन में हैं। समय सीमा विश्लेषण, साप्ताहिक समय सीमा के लिए एक बार फिर से एक त्वरित नजर डालें। अंतर्निहित गति मजबूत लगती है। यदि आप 5 सप्ताह की समय सीमा को देखें, तो यहाँ लंबे निचले साए का होना फिर से यह सुझाव देता है कि अंतर्निहित गति मजबूत है और कीमत आगे बढ़ती रहती है। भले ही हमें यहाँ अगस्त के 1 से 5 या 6 तक के बीच में बहुत बहुत अस्थायी उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ हो, है ना? तब से जो हलचल हमने देखी है वह काफी मजबूत रही है और इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो यही दृष्टिकोण है। अब चलिए अपने सूचकों की ओर बढ़ते हैं। मैं अपनी सभी सूचक सूची खोलने जा रहा हूं और हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बैंक निफ्टी गति काफी धीमी हो गई है, जैसा कि हमने चर्चा की थी। हम इस प्रतिरोध स्तर को परीक्षण करने के लिए आए हैं, जो लगभग 61,400 के आसपास चिह्नित किया गया है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बैंक निफ्टी क्या करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में छोटे अवसर उभरने लगे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक ऐसे हैं जिनमें मैं सक्रिय स्थिति बनाने के लिए बहुत रुचि रखता हूं। मुझे लगता है कि अन्य क्षेत्रों में बेहतर अवसर मौजूद हैं। माफ कीजिए, मेरी गले में थोड़ी सूखापन हो रहा है। पीएसयू के बारे में बात करते हुए पीएसयू ने इस छोटे से सकारात्मक विचलन को दिखाना शुरू कर दिया है, जो मुझे बताता है कि हमें पीएसयू बैंकों में कुछ ऊपर की गति देखने को मिल सकती है, जबकि निजी बैंकों में ऐसा नहीं है। पीएसयू बैंकों में गति का निर्माण अधिक संभावित है। फार्मा क्षेत्र में फिर से बहुत मजबूत गति जारी है, जो आपकी स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत आकर्षक है, लेकिन नई स्थिति बनाना अभी सही नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत गति जारी रहने की संभावना है, लेकिन इस समय नई स्थिति बनाना बिल्कुल भी सिफारिश नहीं की जाती है। एफएमसीजी क्षेत्र में मुझे लगता है कि यह दैनिक समय सीमा पर एक प्रतिरोध ट्रेंड लाइन के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब एक छोटा नकारात्मक विचलन दिखाना शुरू कर रहा है। इसलिए मैं उस क्षेत्र में नई स्थिति बनाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। इंफ्रा सेक्टर पिछले शुक्रवार से मैं देख सकता हूं कि उन्होंने थोड़ा सा उछाल दर्ज करना शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें तो इंफ्रा ठीक है मिश्रित परिणाम है। कुछ स्टॉक्स अच्छे अवसर दे रहे हैं, कुछ इतने अच्छे अवसर नहीं हैं, लेकिन पिछले बाजार के दृष्टिकोण में एक सकारात्मक विचलन था जिसे हमने नोट किया था और हम देख सकते हैं कि सूचकांक ने फिर से एक काफी अच्छी रैली दर्ज करने लगी है। यह लाइन जिसे हमने प्रतिरोध के रूप में खींचा था वह भी टूट गई है तो इंफ्रा निश्चित रूप से खेल में वापस आ गया है। वास्तविकता के शेयरों की बात करें तो इंडेक्स 100 ईएमए समर्थन कर रहा है। चूंकि इंफ्रा क्षेत्र गति पकड़ने लगा है, इसलिए यह संभावना है कि वास्तविकता जल्द ही पीछे नहीं रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से रियलिटी सेक्टर में कुछ काउंटरों का इंतजार कर रहा हूं कि वे फिर से रैली दिखाना शुरू करें। यह कहते हुए रियलिटी सेक्टर की अंतर्निहित गति अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है और गति की वापसी की उम्मीद है। मैं ऊर्जा क्षेत्र में बहुत स्पष्ट तेजी के संकेत नहीं देख रहा हूं और याद रखें, ऊर्जा क्षेत्र स्वाभाविक रूप से बहुत चक्रीय भी है। हाल के समय में हमने ऊर्जा क्षेत्र में बहुत मजबूत रैलियों को होते हुए देखा है, इसलिए आगे बढ़ते हुए हम वहां कुछ मंदी की उम्मीद कर सकते हैं। मैं दुआन अवधि के दृष्टिकोण में ऊर्जा क्षेत्र के प्रति बहुत उत्सुक नहीं हूं। मेरी राय में वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र फिर से एक मिश्रित स्थिति में है। एक क्षेत्र के रूप में मैं वास्तव में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन कुछ विशेष स्टॉक्स वहां काफी आकर्षक लग रहे हैं। सीएनएक्स मीडिया फिर से गति काफी धीमी हो गई है। मुझे लगता है कि यहाँ ये चरण एक मजबूत रैली थी, लेकिन जब तक यह क्षेत्रीय सूचकांक 200 के ऊपर स्थिर नहीं होता, मैं इस क्षेत्र में ज्यादा अवसर नहीं देख रहा हूँ। धातु क्षेत्र अभी भी बहुत आकर्षक लग रहा है। हमने पिछले सप्ताह धातुओं के सूचकांक पर 76 मिनट के समय सीमा में यह मजबूत सकारात्मक विचलन देखा।
और मैं देख सकता हूँ कि यह तेजी से बढ़ चुका है। कुछ धातु क्षेत्रों ने बहुत अच्छे रैलियों दी हैं और मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से जारी रह सकता है। इसलिए धातु एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उपभोग मजबूत दिखता है। नए पदों के लिए शायद अभी सही समय नहीं है। नए पदों पर विचार करने से पहले दैनिक समय सीमा पर 20 ईएमए पर वापस आने का इंतजार करें। सेवा क्षेत्र भी काफी मजबूत दिखता है। ओनाटो सेक्टर, यही मैं देखना चाहता था। मुझे लगता है कि ओमाटो सेक्टर भी मजबूत दिख रहा है, इसलिए हम ट्रेड टुगेदर प्रोग्राम में प्रमुख ओमाटो खिलाड़ियों में एक सक्रिय स्थिति रखते हैं और ये मेगा लार्ज कैप कंपनियों होने के बावजूद बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। हम अगले महीने तक उन स्थितियों को बनाए रखेंगे। आईटी इंडेक्स क्या कहता है? यहाँ एक बहुत मजबूत रैली अनफोल्डिंग हो रही है और मैं देख सकता हूँ कि यह रैली भी जारी रहने की उम्मीद है। यहाँ कहीं एक ट्रेंड लाइन प्रतिरोध मौजूद है, लेकिन 75 और दैनिक समय सीमा दोनों यह सुझाव दे रहे हैं कि एक मजबूत ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना है और इसे लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही आइए इंडेक्स चार्ट पर एक त्वरित नजर डालते हैं। और आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि मैं अपना इंडेक्स चार्ट कैसे बनाता हूँ। ये बहुत सरल है। आपको बस निफ्टी के लिए एक लाइन चार्ट बनाना है और फिर इस प्लस बटन का उपयोग करके इन इंडेक्स के नाम को अपनी स्क्रीन पर जोड़ना है। बस इतना ही। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह आपको एक तुलना देगा। अब जो आप ऊपर देख रहे हैं वह एक संकेतक है जिसे मैंने जोड़ा है। आप DW वर्टिकल लाइंस चुन सकते हैं। आप बस संकेतकों पर जाएं, वर्टिकल लाइंस लिखें और आप इसे यहाँ देखेंगे। वार्षिक, मासिक वर्टिकल लाइंस या आप समय आधारित वर्टिकल लाइंस भी चुन सकते हैं और फिर आपको सेटिंग्स को थोड़ा बदलना होगा। लेकिन मैं केवल दैनिक दिखाता हूँ और मैंने सप्ताह की शुरुआत को सोमवार चुना है और ये स्टाइल है। मूल रूप से मैं मूल्य स्केल पर लेबल चाहता हूँ, तो यह सब चुना गया है। इसे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और इसे लागू कर सकें। आपकी सुविधा के स्तर के लिए यह एक बहुत आसान चार्ट है जो मुझे यह देखने में मदद करता है कि कीमतों ने क्या किया है। तो पिछले शुक्रवार से या चलिए सोमवार से शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं कि रियलिटी सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाली लाइन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वास्तव में यह इस सप्ताह में 3.37% ऊपर है। इस सप्ताह में कुल 27% ऊपर है। फार्मा और स्वास्थ्य सेवा के बाद, जो कि हम अपेक्षित कर रहे थे, और आंखों के क्षेत्र के साथ, तो 3 क्षेत्र जो हमने उल्लेख किए हैं वे बहुत मजबूत हैं। अब रियल एस्टेट क्षेत्र, याद रखें, अत्यधिक अस्थिर है और यह सुधार से बाहर आ रहा है। लेकिन ऐसा लगता है जो चार्ट हमने अभी अध्ययन किए हैं उसके आधार पर कि रियल्टी क्षेत्र ऊपर की ओर और मजबूत जारी रहेगा। सेवा क्षेत्र भी मजबूत बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से मजबूत हो गया है। वित्तीय क्षेत्र मिश्रित स्थिति में है लेकिन फिर भी मजबूत है। ऑटो क्षेत्र और धातु क्षेत्र में मुझे लगता है कि वहां कई अवसर जारी हैं। CNX कुछ ऐसा है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए CNX PSE पर नजर डालते हैं कि PSE क्षेत्र क्या कर रहा है। PSE क्षेत्र में फिर से अगर आप इस विशाल नकारात्मक विचलन को देखते हैं, इसके बाद RSI का लगभग 70 के स्तर के आसपास होना मंदी का संकेत दे रहा है, लेकिन फिर भी RSI का 40 के स्तर के नीचे न टूटने की प्रवृत्ति बुलिशनेस का संकेत दे रही है। मैं कहूंगा कि यह एक स्पष्ट मिश्रित स्थिति है और मैं बहुत सावधानी से आगे बढ़ूंगा। जब बात PSSE स्टॉक्स की आती है तो मुझे लगता है कि वे इस समय थोड़े अधिक संतृप्त हैं। अगला मेट्रो सेक्टर है जो इस सप्ताह लगभग 7-8% बढ़ा है। PSU बैंक, मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में हम इसे ऊपर आते हुए देख सकते हैं। FMCG, यदि बाजार की रैली जारी रहती है, और FMCG और सहमति क्षेत्र कुल मिलाकर हमारे उपभोग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए जो चर्चा की थी उसके अंत पर पहुंच गया हूं और अब हम प्रश्न और उत्तर सत्र की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ज़ूम पर हमारे सदस्यों को आमंत्रित करूंगा कि वे अपने प्रश्न पूछें। इस बीच मैं स्टॉक अनुरोध फॉर्म भी खोलूंगा और जो सदस्य हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जुड़े हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस स्टॉक अनुरोध फॉर्म को भरें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, तो आपके लिए स्टॉक अनुरोध फॉर्म का लिंक टिप्पणियों में साझा किया गया है। आप xpinvestin.com पर भी जा सकते हैं। /stock request करके इस फॉर्म को खोलें।
आपको मुझसे अपने प्रश्न पूछने फॉर्म भरना होगा क्योंकि एक सेबी पंजीकृत विश्लेषक मुझे नियमों के अनुसार उन शेयरों का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है जिन पर मैं चर्चा करता हूँ। तो पहला सवाल जो हमें झूम पर जसविंदर से मिला है वह कोचीन के शिपयार्ड का विश्लेषण करने के लिए है। वह कहते हैं कि यह 1 महीने में लगभग 30% गिर गया है। क्या हम उम्मीद करते हैं कि गिरावट जारी रहेगी या हम भविष्य में एक तेजी के दौर की उम्मीद करते हैं? तो चलिए कोचिन शिपयार्ड पर एक नजर डालते हैं। आइए कोचिन शिपयार्ड के बड़े समय सीमा से शुरू करते हैं और जो मैं कोचिन शिपयार्ड पर देख सकता हूँ वह यह है कि नंबर 1 अंतर्निहित प्रवृत्ति अत्यंत मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो सुधार हम देख रहे हैं वह चिंता पैदा कर रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि यह एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैं सुपर ट्रेंडर के रूप में वर्गीकृत करना पसंद करता हूँ। अब मैं कहूंगा कि यह स्टॉक लगभग 22 जून से एक सुपर बुल रन में है। निरपेक्ष रूप से यह पहले ही 19 गुना बढ़ चुका है और इसके अच्छे कारण हैं। केवल इतना ही नहीं, यह पूरा तेजी का मूव भी इस MACD टूल से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले काफी मजबूत वॉल्यूम द्वारा समर्थित है। यदि आप RSI को देखें तो यह एक बुल रेंज में रहा है। दैनिक समय सीमा का RSI लगभग 22 मार्च से 40 से 70 प्लस की मजबूत बुल रेंज में है, एक समय सीमा नीचे आते हुए यानी 76 मिनट की समय सीमा में। दैनिक समय सीमा पर ही चलिए अपनी पथरेखा खींचते हैं। मैं इसे अपनी पहली ट्रेंड लाइन के रूप में चुनने जा रहा हूँ। चूंकि यह दैनिक है, मैं इसे पीला कर दूंगा और यह समर्थन बन जाएगा। ट्रेंड लाइंस बहुत संकेतक होती हैं, है ना? और अलग अलग लोग इन्हें खींचने से अलग अलग परिणाम मिलेंगे, इसलिए वे हमारे लिए प्राथमिक निर्णय लेने के उपकरण नहीं बनते, लेकिन वे काफी महत्वपूर्ण हैं। यह रास्ता चिह्नित करता है जिसे स्टॉक अनुसरण कर रहा है। अब अगली महत्वपूर्ण बात जो मैं करना चाहता हूं वह है मेरा समर्थन प्रतिरोध क्षेत्र खींचना। मैं इसे यहाँ खींचने जा रहा हूँ। अगला उच्च स्तर चिह्नित करने जा रहा हूँ। पहला उच्च स्तर जिसे मैंने चिह्नित किया, मैंने देखा कि यह संचय क्षेत्र के रूप में कार्य किया और फिर अगला भी एक बहुत अच्छा संचय क्षेत्र के रूप में कार्य किया। अगला वास्तविक उच्च यहाँ के आसपास है, इसलिए मैं इसे चिह्नित करने जा रहा हूँ। और फिर मैं देख सकता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा संचय क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, इसलिए मैं इन वास्तविक उच्चों को पूर्वानुमानित संचय क्षेत्रों के रूप में बुलाना पसंद करता हूँ। तो मैं उन्हें असली उच्च क्यों कहता हूँ और सिर्फ उच्च क्यों नहीं? असली उच्च क्योंकि यह मूल रूप से वह जगह है जहां गति अपने चरम पर पहुंच गई। और कभी-कभी आप देखेंगे कि जब भी गति अपने चरम पर पहुंच जाती है तब भी कीमत ऊंची जाती रहती है। अब यह उस चीज के कारण है जिसे आप जड़ता कह सकते हैं। अब अगर आप एक ट्रेन के बारे में सोचें तो जब इंजन रुक जाता है तब भी ट्रेन आगे की दिशा में चलती रह सकती है। यह इसलिए है क्योंकि यह पहले से ही गति में है, यह भौतिकी है। तो यह कीमत में भी बहुत स्पष्ट है। आप देखेंगे कि अक्सर कीमत अपने असली उच्च स्तर पर वापस आती है ताकि ऊपर और आगे बढ़ने से पहले एक बूस्टर शॉट मिल सके, और यह एक बहुत ही दोहराने वाली चीज है जो बाजार में होती है। काफी अवलोकन और परीक्षण के बाद मैंने देखा है कि इन वास्तविक उच्चताओं या इन पूर्वानुमानित संचय क्षेत्रों को चिह्नित करना, भले ही यह थोड़ा समय लेने वाली गतिविधि हो, मेरे विश्लेषण के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इस वास्तविक उच्चताओं के प्लॉटिंग को बाजार के अन्य नियमों के साथ भी जोड़ सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या हो सकता है या कीमत एक बुल ट्रेंड में कहां सुधार कर सकती है और एक डिप कहां तक बढ़ सकती है। तो जो मैं देख सकता हूँ, जैसे घड़ी की सुई, हर बार जब स्टॉक ने एक उच्च स्तर स्थापित किया है, यह मैंने चिह्नित किया है, यह वास्तविक उच्च स्तर स्थापित किया गया है। इस उच्च स्तर को स्थापित करने के बाद कीमत में सुधार आया है। अब तक अगर आप इस सुधार को पूर्ण रूप से देखें तो यह आपको ऐसा लगता है कि यह 30% गिर गया है, लेकिन अब तक यह केवल अपने पिछले उच्च स्तर को फिर से परीक्षण करने के लिए नीचे आया है। इसलिए मुझे लगता है कि वर्तमान में कोचिंग शिपयार्ड जहां यह खड़ा है वास्तव में एक बहुत अच्छा पूर्वानुमानित संचय क्षेत्र बनाता है। यही कारण है कि मैंने आज अपने सदस्यों को इस स्टॉक पर लंबी स्थिति लेने के लिए कहा है। अब जो लोग थोड़ा अधिक जोखिम
जोखिम से बचने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छी रणनीति होगी कि वे स्टॉक को एक उच्च स्थापित करने का इंतजार करें। मैं देख सकता हूं कि यह स्तर लगभग 175 एक अच्छे संभावित प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगा, और यदि कीमत इसके ऊपर बनी रहती है। ध्यान रखें कि यह वर्तमान बाजार मूल्य से 50% दूर भी है, ठीक है। इसलिए यदि आप उस समझौते को लेने के लिए तैयार हैं, तो आप एक उच्च की प्रतीक्षा कर सकते हैं और फिर रैली के अगले चरण में भाग ले सकते हैं, या आप एक स्थिति बना सकते हैं और एक स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और स्टॉक को पकड़ना जारी रख सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक की अंतर्निहित गति बहुत मजबूत है। कीमत की संरचना काफी सुरक्षित है। एक सापेक्ष आधार पर स्टॉक में थोड़ी सुधार हो रही है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप किसी स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे हों, हमेशा इसे व्यापक प्रवृत्ति के संदर्भ में देखें। इसे मूल्य संरचना, स्टॉक की विशेषता, समग्र बाजार, सब कुछ के संदर्भ में देखें। यह एक बहुत ही बुलिश स्टॉक है और मुझे नहीं लगता कि चिंता की कोई बात है। हालांकि ये बहुत ही अस्थिर स्वभाव के कारण बहुत छोटे समय के व्यापार के लिए एक बहुत उपयुक्त स्टॉक नहीं है। हम अगले पर बढ़ेंगे। आइए सिमंस पर एक नजर डालते हैं, जो एक बहुत मजबूत चलने वाला स्टॉक है, लेकिन यह एक बहुत अस्थिर स्टॉक भी है। तो हम वही अभ्यास दोहराएंगे, तो सिमंस पर चलो कुछ त्रासदियों को खींचते हैं। तो चूंकि यह पहली रेखा है जो मैंने खींची है, मैं इसे 2 की मोटाई पर सेट करूंगा और मैं उसी रेखा को क्लोन करूंगा ताकि यह पहचान सकूं कि स्टॉक किस पथ का अनुसरण कर रहा है। वर्तमान में एक बहुत मजबूत ऊपर की प्रवृत्ति है जो थोड़ी सी सुधार दे रही है। दैनिक समय सीमा पर एक बड़ी नकारात्मक विचलन बनी थी जो स्टॉक की प्रवृत्ति का संकेत देती है। मैं देख सकता हूं कि पिछली बार भी इसने उसी वास्तविक उच्च को परीक्षण किया था। तो यह दैनिक समय सीमा का वास्तविक उच्च था। जो हुआ है वह यह है कि कीमत वापस आकर वास्तविक उच्च का परीक्षण कर रही है, लेकिन आरएसआई ने पहले ही संकेत दिया कि यह एक नकारात्मक विचलन गठन है और फिर कुछ सुधार का अनुभव किया गया। अब उससे ठीक पहले वास्तविक उच्च यहाँ था, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीमत उस वास्तविक उच्च के बहुत करीब आई। बिल्कुल नहीं, यह केवल अंतरिम समर्थन स्तर पर या ईएमआई पर समर्थन ले रही थी। जब अंतर्निहित प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है तो यह बहुत सामान्य है। फिर से यह स्वयं में 15% का सुधार था। अब जो हम देख रहे हैं वह ये है कि यहाँ एक वास्तविक उच्च स्थापित किया गया है या स्थापित किया गया था और एक नकारात्मक विचलन बना था। अब वर्तमान में स्टॉक स्पष्ट रूप से कुछ सुधार का अनुभव कर रहा है। अगला प्रश्न है कि हम समर्थन की उम्मीद कहाँ करते हैं। तो यदि हम इसे समर्थन के रूप में लेते हैं तो ये थोड़ा दूर है, लेकिन आरएसआई पर ही मैं देख सकता हूँ कि कीमत ने यहाँ एक उच्च स्तर दर्ज किया गया, और शायद मैं इसे केवल कीमत की दूरी के कारण भी चिह्नित करूंगा। तो एक संभावित स्तर जिस पर स्टॉक समर्थन ले सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि 75 मिनट के समय सीमा के वास्तविक उच्च स्तर दैनिक के साथ मेल खाते हैं। यह पूरा क्षेत्र मेरे लिए सिमंस के लिए संभावित समर्थन बन जाता है, और जब तक यह एक मजबूत प्रवृत्ति स्थापित नहीं करता, मैं तुरंत स्थिति लेना नहीं चाहूंगा। हालांकि एक चीज जो मैंने फिर से नोटिस की है वह यह है कि यहाँ एक गैप था, और आमतौर पर जो मैंने देखा है कि जब एक मजबूत चलने वाला स्टॉक ऐसा गैप बनाता है तो यह समर्थन के रूप में कार्य करता है। तो यह समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है, और 75 मिनट के समय सीमा ने बहुत स्पष्ट सकारात्मक विभेदन दिखाया है। मैं इसे सकारात्मक विभेदन क्यों कहूंगा? क्योंकि यहाँ आरएसआई ने एक निम्न स्तर स्थापित किया इस बिंदु पर, और तब से आरएसआई ने एक उच्च निम्न स्थापित किया है, लेकिन कीमत ने एक निम्न स्थापित किया है। इसलिए यह कीमत पर एक सकारात्मक विचलन है, और तब से कीमत ने भी एक उच्च स्थापित किया है और समर्थन को फिर से परीक्षण करने के लिए वापस आई है, जो कि गैप है। इसलिए यह एक अच्छा सेटअप बनाता है। मैं कहूंगा कि मैं जो स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा वह C560 का यह निम्न होगा, और जो लक्ष्य मैं सेट करूंगा वह इस ट्रेंड लाइन प्रतिरोध होगा। ट्रेंड लाइन से प्रतिरोध, और न कि कीमत के उच्च। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कीमत इस पथ का अनुसरण कर रही है। यह पथ वास्तव में बहुत अच्छा है, और मैं देख सकता हूं कि बार बार जो ट्रेंड लाइन हमने खींची हैं वे बहुत मजबूत समर्थन प्रतिरोध क्षेत्र के रूप में कार्य कर रही हैं। इसलिए अगले उछाल के चरण में मैं इसकी उम्मीद करता हूं। अब जोखिम इनाम अनुपात 3 से ऊपर है प्रति इकाई जोखिम। इसलिए पैरा केबल्स को फिर से देखते हुए
अगर आप मेरी चर्चा का कुछ हिस्सा मिस कर गए हैं तो चिंता न करें। ये वीडियो वैसे भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप इसे वहां देख सकते हैं। हाँ, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ जो पैरा केबल्स हैं, वह वास्तव में एक बहुत छोटा स्टॉक है। यह एक माइक्रो कैप है, जो छोटे कैप के क्षेत्र में आ रहा है, इसलिए अपेक्षित तरलता काफी कम है। हालांकि इसकी प्रवृत्ति काफी मजबूत है। चूंकि यह साप्ताहिक समय सीमा है, मैंने ट्रिम लाइन के रंग को सफेद में बदल दिया है। ठीक है, तो अब प्रवृत्ति के आधार पर यह एक प्रतिरोध की तरह दिखता है। इसलिए जब तक हमारे पास सुपर मजबूत संकेत नहीं होते, हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे। निचली समय सीमा पर आते हुए यह वास्तव में एक बहुत मजबूत समर्थन के रूप में कार्य करता है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी 250 ईएमए समर्थन है। इस प्रकार दैनिक समय सीमा पर आरएसआई भी एक बहुत मजबूत सकारात्मक बनाए रख रहा है और ऊपर की ओर उठने पर वॉल्यूम भी काफी मजबूत है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर की प्रवृत्ति जारी रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कीमत के उच्च स्तर का परीक्षण किया जाएगा। चूंकि यह एक बहुत छोटी स्टॉक है, मैं आपको इसके लिए अल्पकालिक व्यापार करने की सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि आपका जोखिम काफी अधिक होगा। मैं आपको अभी जो न्यूनतम स्टॉप लॉस सुझा सकता हूं, वह लगभग 11% होगा और लक्ष्य लगभग 33% होगा। कम से कम यह 50% तक भी हो सकता है। मूल्य संरचना मेरे लिए काफी सुरक्षित लगती है। पैरा केबल पर संकेत भी काफी अच्छे हैं। चलो देखते हैं। हमारे पास कुछ सदस्य हैं जिन्होंने स्टॉक अनुरोध फॉर्म का उपयोग करके अपनी अनुरोध प्रस्तुत की है। तो आज अनुरोध जमा करने वाला पहला व्यक्ति भार्गव है और भार्गव ओएन का विश्लेषण चाहता है। ओएनजी ने हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ गया है। तो आप 6 से 12 महीनों के लिए विश्लेषण और लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वॉल्यूम पर नजर डालते हैं। वॉल्यूम ऊपर की प्रवृत्ति पर मजबूत रहा है। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम की कोई चिंता नहीं है, इसलिए हम वॉल्यूम को छिपा देंगे और मैं देख सकता हूँ कि दैनिक चार्ट पर आरएसआई एक मजबूत सकारात्मक रेंज में है, जो फिर से अच्छा है। साप्ताहिक बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि वॉल्यूम वृद्धि भी बहुत मजबूत है और गति भी बहुत मजबूत है। तो चलिए हम दैनिक समय सीमा पर अपनी प्रक्षिप्ति बनाते हैं। यह आंतरिक ट्रेंड लाइन या आंतरिक प्रतिरोध क्षेत्र है जिसे स्टॉक मान रहा था। मैंने इन दो बिंदुओं को देखा है और इसे खींचा है और यह फिर से यहाँ है। तो यह उच्च की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और एक प्रतिरोध की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके पास काफी अधिक ऊपर की जगह है जो अच्छा है। आइए यहाँ एक आंतरिक रेखा खींचते हैं, बस इसे सम्मान देने के लिए, और मैं इसे नारंगी रंग में चिह्नित करूंगा क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मैं उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने आंतरिक तब बनाया जब मैं अपने 75 मिनट पर था। तो यह रंग योजना और सब कुछ सही है। यह मुझे मेरे चार्ट से बेहतर जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है जब मैं एक सप्ताह या उससे बाद में उनके पास लौटता हूँ। मेरी याददाश्त अच्छी नहीं होती, इसलिए मुझे अपने सिस्टम की मदद की आवश्यकता होती है। तो जो मैं देख रहा हूँ, 75 मिनट का चार्ट नकारात्मक विचलन दिखा रहा है। कीमत में गिरावट आती है, फिर भी यह चलती रहती है। वर्तमान में 75 मिनट का समय सीमा गति की कमी दिखा रहा है। इसलिए तुरंत सोचने के बजाय यह भी ध्यान दें कि स्टॉक इस नीली रेखा के ऊपर है, जो दैनिक समय सीमा का 20 ईएमए है। मैं आमतौर पर 20 ईएमए के ऊपर स्टॉक्स खरीदने में सहज नहीं होता, क्योंकि यह मूल रूप से औसत वापसी के कारण होता है। मुझे दैनिक समय सीमा के 100 और 250 ईएमए के बीच शेयर खरीदने में बहुत आराम मिलता है। बुनियादी रूप से जब वे एक मजबूत बुल ट्रेंड में गिरावट का सामना कर रहे होते हैं, है ना, तो मैं ओएनजीसी के 10-12% नीचे आने का इंतजार करना चाहूंगा। जिस कारण से मुझे लगता है कि यह एक संभावना है, वह यह है कि एक नकारात्मक विचलन है, लेकिन यह एक बहुत ही अल्पकालिक दृष्टिकोण है। थोड़े लंबे दृष्टिकोण से, जो भगवान ने 6 से 12 महीनों के आसपास मांगा है, मुझे लगता है कि स्टॉक की दिशा काफी मजबूत दिखती है और यह वर्तमान स्तर 300 से लगभग 430 के लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। तो यही वह जगह है जहां हम विश्लेषण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि
यह मूल रूप से इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। इसलिए जहां मैं अपनी हरी रेखा खींच रहा हूं, वह वर्तमान में ट्रेंड लाइन कहां खड़ी है? आज के एलटीपी से। यह मुझे एक थोड़ा सतर्क लक्ष्य स्तर देता है जिसे हासिल करना है, और जैसा कि मैंने कहा, स्टॉप लॉस के संदर्भ में वास्तविक उच्च दिशा का उपयोग करते हुए, तो यह एक वास्तविक उच्च आधार एन था, लेकिन यह एकमात्र शिखर नहीं है। हम देख सकते हैं कि कीमत ने इस बिंदु के बाद कई बार मजबूत गति का अनुभव किया है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह आखिरी था। तो यह वास्तविक उच्च भी हमारे लिए संभावित प्रवेश क्षेत्र के रूप में लगभग 13 नीचे के स्तर को स्थापित करता है। अब यदि किसी के पास ओएनजीसी में सक्रिय स्थिति है, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? अल्पकालिक दृष्टिकोण से 13% की गिरावट आपके लिए काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। 15 मिनट और 75 मिनट के समय सीमा पर एक नकारात्मक विचलन है, लेकिन क्या आपको तुरंत अपने लाभ बुक कर लेने चाहिए? मैं कहूंगा कि अपने लाभ बुक मत करो। चूंकि आपने अपनी स्थिति को बनाए रखा है, आप किसी कारणवश पहले ही थोड़ी हानि सहन कर चुके हैं और उसे पुनर्प्राप्त होते देखा है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि आपको एक अल्पकालिक स्थिति के लिए आवश्यक से अधिक जोखिम लेना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि लगभग 324 का स्टॉप लॉस और लगभग 341 का लक्ष्य रखें, लेकिन 6 से 12 महीने के दृष्टिकोण से लगभग 400 का लक्ष्य और लगभग 278 का स्टॉप लॉस रखें और स्थिति को बनाए रखें। तो डेविड, हमने भार्गव के ओएनजीसी पर चर्चा की है। अब हम डेविड के एक अनुरोध पर नजर डालेंगे कि क्या केटी के बैंक में अभी भी निवेश करना ठीक है? ठीक है, डेविड हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ गए हैं और हम केटी के बैंक पर एक नजर डालेंगे। मैं देख सकता हूं कि यहाँ की अंतर्निहित प्रवृत्ति काफी बुलिश है। वॉल्यूम क्या सुझाव दे रहा है? वॉल्यूम थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ऊपर की ओर उठान अभी भी है, जो अच्छा है। आरएसआई एक मजबूत सकारात्मक रेंज में है और अभी स्टॉक यहां समेकन कर रहा है। यहां एक सकारात्मक विचलन था और तब से स्टॉक लगभग 7% बढ़ गया है, जो इस स्टॉक के लिए लगभग कुछ भी नहीं है। तो चलिए मेरी ट्रेंड लाइन की दिशा को खींचते हैं ताकि हम इस पथ को देख सकें। मैं यह चोटियों का उपयोग करके करना चाहता हूं, क्योंकि इस स्टॉक में ऐसा लगता है कि चोटियां तल के मुकाबले बेहतर स्थापित हैं। ऐसा लगता है कि स्टॉक ने प्रतिरोध लिया है, वापस आ गया है, 250 ईएमए का समर्थन ले रहा है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछली बार भी स्टॉक ने 250 ईएमए का काफी मजबूत समर्थन लिया था। बुनियादी गति बनना बहुत मजबूत है, इसलिए चूंकि स्टॉक पहले से ही पथ के आधे रास्ते पर है, अच्छा संभावित समर्थन है, तर ने सकारात्मक विचलन दिखाया है। तो चलिए हम कीमत के असली उच्च स्तरों को भी उजागर करते हैं, जो यहाँ बहुत अच्छे प्रवेश स्तर के रूप में कार्य करते हैं। तब से कीमत ने यहाँ और यहाँ एक असली उच्च स्तर स्थापित किया है, इसलिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक की दिशा ऊपर की ओर है और मुझे लगता है कि इसका स्तर 211 एक बहुत अच्छे समर्थन स्तर के रूप में कार्य करेगा। तो चलिए टिप्पणी या प्रश्न पर वापस चलते हैं। क्या स्टॉक में प्रवेश करना और दीर्घकालिक के लिए खरीदना ठीक है? तो हाँ, आप बिल्कुल वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। यह स्टॉक दीर्घकालिक के लिए आकर्षक है। मैं स्टॉक में बहुत छोटे समय के लिए ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि यह समेकन से बाहर आ रहा है और इसमें निश्चित रूप से ऊपर की ओर झुकाव है। कर्नाटका बैंक लंबे समय के लिए अच्छा लग रहा है। मैं 2 से 11 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा। दैनिक समय सीमा के लिए अंतर्निहित गति मजबूत होने के कारण साप्ताहिक समय सीमा में वॉल्यूम का निर्माण अच्छा है। ट्रेंड लाइन की दिशा बुलिश है। मैं इस स्टॉक के लिए लगभग 385 का लक्ष्य भी निर्धारित करूंगा। ठीक है, अब मैं देख सकता हूं कि झूम पर कुछ सदस्यों ने सवाल पूछे हैं। तो जसविंदर नटको फार्मा के विश्लेषण के लिए पूछ रहे हैं, एक अच्छा प्रवेश बिंदु क्या है और क्या यह एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग उम्मीदवार है? चलो नाटको फार्मा पर एक नजर डालते हैं। नाटको फार्मा के बारे में जवाब देने से पहले हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी जानकारी है कि अगर आप अगली बार झूम इंटरेक्शन में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? बस मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर सत्र के लिए पंजीकरण लिंक पोस्ट किया जाता है, इसलिए आप इस पंजीकरण लिंक पर जा सकते हैं और झूम इवेंट में शामिल हो सकते हैं। यदि आप सत्र के दौरान अपने प्रश्नों के लिए निश्चित उत्तर चाहते हैं, तो आप स्टॉक अनुरोध फॉर्म
फॉर्म भर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप टेलीग्राम चैनल में कैसे शामिल होते हैं। आप टेलीग्राम खोलें और ट्रेड विद काविता खोजें या उस लिंक पर क्लिक करें जो मैंने आपके लिए टिप्पणी बॉक्स में साझा किया है, TME ट्रेड विद कविता। यदि आपके पास पहले से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड है तो ट्रेड विद काविता खोजें और मेरे चैनल में शामिल हों। ध्यान दें कि आप कुछ फर्जी चैनलों से भी मिल सकते हैं जिनके नाम में थोड़े बदलाव होते हैं। फर्जी चैनलों से सावधान रहें, भले ही उनके पास अधिक अनुयायी हों, क्योंकि ये फर्जी सितारे सामग्री निर्माताओं या उन लोगों के नाम को बदलने की कोशिश करते हैं जो कुछ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और वे इस ट्रेंड में शामिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन नकली सितारों से बचें। वे आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस के बारे में बताएंगे और वे आपके पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। ये सही चैनल है। जाओ और देखो कि संदेश या तो मेरी समर्थन टीम द्वारा पोस्ट किए जाएंगे या उनमें मेरा अपना हस्ताक्षर होगा। आप मेरे वेबिनार, मेरे विश्लेषक की टिप्पणी और मेरे आधिकारिक व्यवसाय वेबसाइट EAP इन्वेस्ट के लिंक के बारे में पोस्ट देखेंगे। यही तरीका है जिससे आप जानेंगे कि यह सही चैनल है, इसलिए कृपया सावधान रहें। मुझे पता है कि टेलीग्राम एक व्यावसायिक सुरक्षित तरीका नहीं है। यह छोटे व्यवसायों के लिए एक अनुकूल प्लेटफॉर्म है। मैंने अपना खुद का ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई है, लेकिन एक गैर तकनीकी व्यक्ति के रूप में ये बहुत महंगा और समय और मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। मैं अपने सदस्यों के लिए नया ट्रेड ट्रैकर बनाने पर काम करना पसंद करूंगा, जो एक काफी बड़ा कार्य है। यह ट्रेड टुगेदर प्रोग्राम के सभी सदस्यों के लिए एक नई पेशकश है। यह नया ट्रेड ट्रैकर आपको अपने सभी इक्विटी संबंधित निवेश, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को केवल एक ट्रैकर में ट्रैक करने की अनुमति देगा। मैं इसके चारों ओर प्रशिक्षण वीडियो बनाऊंगा और यह ट्रैकर ट्रेड टुगेदर प्रोग्राम के एलीट और उससे ऊपर के योजनाओं के सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, अब नैटको फार्मा की बात करते हैं। चलिए मौजूदा चित्रण को हटा देते हैं और एक नई नजर डालते हैं। मैंने इस स्टॉक का विश्लेषण काफी समय से नहीं किया है। मैं देख सकता हूँ कि इस स्टॉक में वॉल्यूम काफी अच्छा है, ऊपर की ओर का रुख अच्छा मिल रहा है और इसमें अच्छी भागीदारी हो रही है। यहाँ तक कि अंतर्निहित प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह एक ऐसा रास्ता है जिसे मैं पकड़ना चाहता हूँ, या क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा रास्ता थोड़ा तेज दिखे। यह बनाम यह, मुझे लगता है इसके लिए खेद है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए शायद एक थोड़ा अधिक विश्वसनीय पथ की तरह लगता है जो मैंने उच्चतम बिंदुओं के आधार पर खींचा है। इसका सरल कारण यह है कि उच्चतम बिंदु निम्नतम बिंदुओं की तुलना में अधिक स्थापित प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है कि कई बार भावनात्मकता इसमें भूमिका निभा सकती है। इसलिए यदि मेरे लिए उच्चतम बिंदुओं का उपयोग करके अपने पथ को स्थापित करना संभव है तो मैं ऐसा करूंगा। अब एक समय सीमा नीचे दैनिक पर आकर मैं देख सकता हूं कि स्टॉक ने इस स्तर पर एक वास्तविक उच्च स्थापित किया था, इससे पहले कि यह सुधार में चला गया। ठीक है, यह जानना अच्छा है। इस बिंदु से पहले वास्तविक उच्च स्तर स्थापित किया गया था, मैं यहाँ कहूंगा। तो चलो इसे लेते हैं और इसे चिह्नित करते हैं। ठीक है, और फिर हम इसे बढ़ा सकते हैं ताकि मैं फिर से देख सकूं कि यह स्तर कई बार एक बहुत अच्छा संचय क्षेत्र रहा है और अब इस उच्च स्तर को भी पार किया गया है, लेकिन कीमतें भी बाहर आई हैं और नए उच्च स्तर स्थापित किए हैं। नवीनतम लगभग इस स्तर के आसपास है जो पिछले स्तर के बहुत करीब है। तो अभी स्टॉक बहुत मजबूत गति में है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भले ही भागीदारी और सब कुछ अच्छा है, मैं यहाँ एक नई प्रविष्टि करने की सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे पहले एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें, यह स्टॉक बहुत आकर्षक बना हुआ है। इसने अभी तक एक वास्तविक उच्च स्तर स्थापित नहीं किया है, इसलिए मैं अभी मार्किंग से बचूंगा। मुझे लगता है कि आपको एक नई प्रविष्टि करने से पहले इसे पिछले वास्तविक उच्च स्तर पर वापस आने का इंतजार करना चाहिए। तो यह लगभग 20-25% अंक की सुधार हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए अधिक आकर्षक है, न कि तात्कालिक दृष्टिकोण के लिए। छोटे समय के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि यह बहुत शोरगुल है और मैं इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपके सवाल का जवाब देता है। मध्यम अवधि के निवेश के लिए आप 3 से 6 महीने के उद्देश्य के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो अगर आप 3 से 6 के लिए एक नई एंट्री बनाने की तलाश में हैं, जो कि आप एक अच्छे एंट्री पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं, अभी प्रवेश करने का सही समय नहीं है। मैं सुझाव दूंगा कि आप इस स्टॉक के 1200 के स्तर से नीचे आने का इंतजार करें, फिर आप इसका मूल्यांकन करें।
तो सत्विक इंडसेंड बैंक के विश्लेषण के भी इसलिए पूछ रहे हैं, और चलिए इंडसेंड बैंक पर एक नजर डालते हैं। आइए पुरानी चित्रों को हटा दें और एक नई दृष्टिकोण प्राप्त करें। यहाँ एक मजबूत प्रवृत्ति है। यहाँ मुझे लगता है कि मैं नीचे के स्तरों का उपयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि वे बहुत अच्छे से मेल खाते हैं और मैं देख सकता हूँ कि दिशा ऊपर की ओर है, लेकिन गति थोड़ी थकी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है। ओह देखो, कीमत और आरएसआई ने सकारात्मक विचलन दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए यह आकर्षक लगने लगा है। और दैनिक समय सीमा में आरएसआई भी एक बुल रेंज या सकारात्मक रेंज में है, जिसका मतलब है कि जब यह ऊपर जाता है तो यह 70 के ऊपर चला जाता है, और जब यह नीचे आता है तो यह 40 के स्तर का सम्मान करता है। और अब यह पहले ही आरएसआई पर एक उच्च स्थापित कर चुका है, जिसका मतलब है कि गति पहले से ही काफी मजबूत है, भले ही कीमत ने उच्च स्थापित नहीं किया है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है, जिस पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दें। तो आप देख सकते हैं कीमत ने उच्च स्तर स्थापित नहीं किया, लेकिन आरएसआई ने पिछले शिखर की तुलना में उच्च स्तर स्थापित किया। तो ये दिखाता है कि इस थोड़े से उछाल में गति काफी सकारात्मक रही है। यह निश्चित रूप से पहले से अधिक मजबूत है, इसलिए यहाँ का संवेग पहले से अधिक मजबूत है। तो यह मजबूत संवेग वही है जो हम संवेग व्यापारियों के रूप में लिखना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग बैंक बहुत आकर्षक लग रहा है, और मुझे लगता है कि तत्काल स्टॉप लॉस यह तत्काल मूल्य निम्न होगा। यदि मूल्य एक और निम्न स्थापित करता है तो आपको बाहर निकलना चाहिए। यह 500 ईएमआई समर्थन के साथ भी मेल खाता है, इसलिए 1328 मुझे लगता है कि यही मैं कहूंगा। और इस स्टॉक में अंतर्निहित प्रवृत्ति काफी मजबूत है। यहाँ तक कि 15 मिनट का चार्ट भी एक बहुत मजबूत, मैं कहूंगा, रेंज शिफ्ट में चला गया है। मैं इस स्टॉक में ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद करता हूँ, और पहला लक्ष्य ट्रेंड लाइन होगा। चूंकि ट्रेंड लाइन ने उस रैली में समर्थन कार्य किया है जिसे हम देख रहे हैं, इसलिए जब तक यह ट्रेंड लाइन नहीं टूटती हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम खुद से आगे बढ़कर एक मजबूत रैली की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्य लगभग 865 है, तो स्टॉप लॉस 1328 है, और लक्ष्य लगभग 1865 है, जो कि वर्तमान बाजार मूल्य सीएमपी के लगभग 1525 से है। तो यह 7% बनता है, जबकि 30% है। इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारे जोखिम इनाम अनुपात मानदंडों को पूरा करता है। लेकिन चूंकि कुल जोखिम थोड़ा अधिक है, मैं वर्तमान बाजार मूल्य और स्टॉक लॉस स्तर के बीच अपनी स्थिति बनाने के लिए एक संचय रणनीति चुनूंगा। और कुल आवंटन के बारे में, मैं इस स्टॉक में अपने कुल स्विंग ट्रेडिंग पूंजी का 4% से अधिक नहीं लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दयाल। तो इसके साथ हम आज के सत्र के अंत पर पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि हमारे अगले सत्र में, जो बुधवार को है, लेट्स गेट टेक्निकल श्रृंखला में, मैं आपसे आवंटन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। हमने पहले आवंटन पर एक सत्र किया था और मुझे उस सत्र पर बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, इसलिए हम एक और सत्र करेंगे, और इस बार मैं सत्र को थोड़े अधिक विवरण में संरचना दूंगा। और चलिए फिर से इस पर बात करते हैं कि आवंटन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और सभी ट्रेड टुगेदर कार्यक्रम के सदस्यों के लिए मैंने ट्रैकर के अगले संस्करण में एक छोटा बदलाव किया है। पहले मैं आपको आवंटन की एक सीमा देता था लेकिन अब मैंने हमारे सिस्टम को बदल दिया है। मैं आपको आवंटन का एक सटीक प्रतिशत देने जा रहा हूँ। यह मेरी जिंदगी को बस आसान बना देता है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए जो मेरे साथ नए जुड़ते हैं और जिनके पास अभी तक निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उनके लिए यह काम करने का तरीका बहुत स्पष्ट होता है। उनके लिए सटीक आवंटन प्रतिशत काम करना सीमा प्रतिशत से बेहतर है। तो मैं आपको उस व्यापक ढांचे के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका मैं पूंजी आवंटन करने के लिए उपयोग करता हूँ। उस व्यापक ढांचे में मैं आपको चेतावनियां, शर्तें बताना चाहता हूं जिन्हें मैं समायोजित करने के लिए लागू करना पसंद करता हूं। मेरी आवंटन को इस तरह से सुनिश्चित करना कि मेरे पूंजी का जोखिम बहुत कम हो, इसलिए हम इस पर बुधवार को बात करेंगे। तो बस एक याद दिलाने के लिए कि अगर आपको यह सत्र उपयोगी लगा और जो मैंने आपके साथ साझा किया वह अर्थपूर्ण लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, एक टिप्पणी छोड़ें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अगले बुधवार के सत्र में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल में शामिल हों, और जब उस कार्यक्रम के पंजीकरण का लिंक
लिंक पोस्ट किया जाए तो उस लिंक का उपयोग करके साइन अप करें। आपके शामिल होने और मुझसे सवाल पूछने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपको बुधवार को फिर से 5 बजे मिलूंगा। तब तक नमस्ते।